देखो आगे का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आखिर क्या ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ। जाकिर भाई की तो लाइनें मुझे याद आ गई अचानक से, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ और आई थिंक आप लोग सब इसे अग्री करोगे कि कुछ ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, कुछ ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। जिंदगी भले ही गुमनाम थी, मौत मशहूर चाहता हूँ। एंड ये जितना भी हो रहा है, ये जितना भी प्लेटफॉर्म है, हम लोग ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे कि एक्चुअली पहले बहुत ज्यादा क्रिएटर्स नहीं थे यूट्यूब पे, ज्यादातर लोग सब्सक्राइब करते थे, सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अभी जो स्टैटिस्टिक्स आ रही है ना, उनमें लोग क्रिएटर बन रहे हैं, अभी सब्सक्राइबर्स से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। और ये जो आज का फंक्शन हो रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप लोग बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यहां से हमें और रविजन और पुष्कर राज और सीकेन एंड जितने भी फाइनेंस के लेजेंड्स बैठे हैं यहाँ पे, हमें और मिलने वाले फॉर श्योर। आप लोगों को ना इस चीज को बुलंद आवाज के साथ बोलना है, हाँ या ना? अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, लाइफ में हमें कुछ बनना नहीं होता है, ये छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं, छोटे छोटे से इंसिडेंसेस होते हैं जो आगे लेके जाते हैं और बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो मैं वो छोटे छोटे से इंसिडेंसेस जो मेरी लाइफ में हुए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ था, मेरा 12th खत्म हो गया था, ये बात है 2004 की। 2004 में जो 12th खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि चलो यार IIT तो बस की बात है नहीं, इतना मैं इंटेलिजेंट था नहीं, तो मैंने चलो एक RPT का एग्जाम होता है राजस्थान में, राजस्थान से बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और एक AITREE का एग्जाम होता है, तब ये एग्जाम होते थे, मैं प्रिपरेशन करते हैं चलते हैं। तो काफी एंथुसियास्टिकली गया था, स्कूल में थोड़ा सा ठीक पढ़ाई करता था, तो स्कूल की होता है ना, हमें हवा लग जाती है कि अब छोटा सा शहर था, उसमें सेकंड थर्ड रैंक आती थी तो हवा थी, लेकिन बाहर जाके इंसान को असलियत पता लगती है कि जो दिखता है ना, जो पैम्परिंग आपको मिलती है अपने घर पे, एक्चुअल में ना दुनिया कुछ अलग ही है, वैसी नहीं है। तो बाहर जाके समझ में आया कि ओ माय गॉड, हमने लोगों से डील करना तो सीखा ही नहीं। अब हुआ कुछ की तैयारी करने गया था, लेकिन कुछ उल्टे सीधे काम में पड़ गया। उसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंट था, पढ़ता था, लेकिन लड़के वड़के का चक्कर उस टाइम में था नहीं। बस क्लास में सब पैम्पर करते थे कि इंटेलिजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है, लेकिन बाहर निकले तो एक खूबसूरत लड़की मिली। अब होता है कि लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनको ना वन साइडेड लव हो जाता है इमीडिएटली। अब वो लिटरली बहुत खूबसूरत थी, मेरे दिमाग में आया कि यार अब पढ़ने आया था, लेकिन ऐसा लगा कि यार ये मेरी फ्यूचर, ये मेरा फ्यूचर हो सकता है, मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है। ऐसा करके अब करनी थी तैयारी, 6-7 महीने निकल के, पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं, एग्जाम खराब होना ही था फॉर श्योर, AITREE निकला नहीं, 1 महीने बाद RPT का एग्जाम था। अब प्रिपरेशन खत्म हो गई, कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं भैया हो गया तुम्हारा, जाओ घर, AITREE एग्जाम तो बिगाड़ ही दिया। अब हुआ कुछ नहीं कि मैंने सोचा कि चलो यार RPT एग्जाम है, घर जाके देंगे, 1 महीने बाद एग्जाम था। प्रिपरेशन बहुत खराब की एक्चुअली, सारा समय तो समझ ही पा रहे कहाँ निकल जा रहा था, किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। ऐसी अगर कोई लड़कियों के ख्यालों में, जनरली क्या लड़कियां बहुत मैच्योर होती है, लड़कों में प्रॉब्लम होती है जनरली ऐसी। तो जो लड़के ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए ना, उनसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि आप जिनके ख्यालों में 24 घंटे मशरूफ हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इसका क्या प्रूफ है? अब वन साइडेड लव है, प्यार है, ठीक है, पर उस बंदी को पता ही नहीं है। पता होगा भी तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा स्माइल होता था, पर यार इंडियन से थोड़ा स्माइल का मतलब ये नहीं होता, हम उसको ओवररेट करते थे। ठीक है, स्माइल की क्या फर्क पड़ना था। तो फाइनली जब अब घर जाने वाले थे, मैंने सोचा दिल की बात दिल में नहीं रखते हैं, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि यार कह देना चाहिए, तो मैंने सोचा एक अच्छा सा मूवमेंट देखता हूँ, घर जाना है, परसों की टिकट करा रखी है, लड़की को बोलते हैं यार दिल की बात बताने में क्या जाता है। तो अब उस टाइम पे कह लिया था कि अभी 5 लड़के रहते थे हम रेंट पे, उन सबका सिलेक्शन हो गया था, मेरा मैं अकेला ही रह गया था जिसका नहीं हुआ था। इमेज और खराब हो रही थी, ऊपर से भाई चले स्टंट बनने, पर क्या है ना, हम लोग वो है बात तो बता के जाएंगे,
तो एक मोमेंट मिला मुझे, फाइनली वो लड़की मेरे सामने थी और मैंने उन्हें दिल की बात बताई। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऑल दैट, ऐसा नहीं था। मैंने उनको डायरेक्टली बोला, मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं, जो काम करने आया था वो किया ही नहीं। अब इमेज थोड़ी बहुत जो ठीक थी वो भी खराब होगी रिजल्ट आने के बाद। उस लड़की ने जो मुझे कहा ना, उसने मेरा पहला लाइफ टर्निंग मोमेंट था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वो लड़की मुझे क्या बोलती है पता है, यार अपने माँ बाप के पैसों को खर्च करके तुम यही करने आए हो। फिर उसके बाद जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था जब तुम शुरू में आए, तुम बहुत इंटेलिजेंट, तुम मेहनत भी बहुत करते थे, अब क्यों नहीं करते हो, क्या हो? फिर लास्ट में जो उसने मुझे बात बोली ना, वो मेरे दिल को चुभ गई। और फिर मैंने कहा यार तो कुछ करना पड़ेगा। पर उससे एक सांत्वना भी मिली। उस लास्ट में क्या कहा पता है, एक सजेशन देती है। मैंने कहा क्या? ये तुम ना सफल हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलेगी। मैं भी तब पता है मन हुलारे मार रहा था। पता है क्यों? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी पता है, आप दोनों तरफ है। एक मिनट, बहुत सारे लड़के यहाँ पे आज पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिली, ठीक है ना, जिसने तुम्हारी इतनी सेंसिबल बातें। भाई लड़कों को वहां पर कहता है मुझे तुमसे शादी करनी था, आज ये सब जाके बताते नहीं वहां पे सबके जैसे। यू आर लकी, इनसे सीख, इन्हीं की स्टोरी से सीख लो, ठीक है, जरूरी नहीं खुद एक्सपीरियंस करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनकी मतलब मूवी एक्चुअली मूवी चल रही है दिमाग में, मेरे तो पूरी मूवी चल रही है और ये कनेक्शंस बैठे हैं, तो हो सकता है बॉलीवुड में कुछ लोग अभी कुछ टाइम में देखने वाले हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। फाइनल बताता हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचे, इसके लिए मैं बता देता हूँ आज आप लोगों को। आज वो लड़की मेरे साथ है और मेरी सफलता में इसका पूरा हाथ। वो पहली कहानी थी जिसने मेरी जिंदगी बदली। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी सी कहानी है। दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। अब हुआ कुछ क्यों कि लड़की ने कहा भी तुम मेहनत करो, सफल हो जाओगे तो सब मिल जाएगा। मैं गया घर, मैंने 1 महीना जम के पढ़ाई की, जो पिछले 6-7 महीनों में नहीं की थी, वो 1 महीने में जम के पढ़ाई की। आरपीटी में सिलेक्शन हुआ, बढ़िया कॉलेज मिला, जो राजस्थान में टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो कॉलेज मिल गया। लेकिन एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हुआ कुछ यूं कि मैं पापा का इकलौता हूं और हमारे पापा की है शौक। मैं अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज वो मैंने उनसे उनके जितना खुददार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब पर उनका ये था कि मैं इकलौता हूं, हमारा बाहुबली साम्राज्य एक दुकान, उसको कौन चलाएगा? तो उनका यूं रहता था कि हो गया कल दुकान पे पहुंचना है। अब मैं कह रहा हूं मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप उसे सीरियसली ले ही नहीं रहे। अब हुआ कुछ यूं कि मेरा हो गया, कॉलेज भी लौट हो गया। फाइनली ना पापा को साइन करने थे एक पेपर पे, और उससे पहले मैंने पापा को बोला पापा फीस है 41,000 रुपए साल की। पापा कहते मेरे पास नहीं है, तेरे को पता है ना तेरी 2 बहनें शादी भी करती है। वो एवरेज फैमिली में होता है। पापा ने डायरेक्टली बोला मुझे कि तुझे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ना, तू कहाँ जा रहा है, दुकान पे बैठेगा कौन? मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी, जाने दो। पापा मानने को तैयार ही नहीं। फिर क्या हुआ, फाइनली मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मैं लोन लेता हूँ, एजुकेशन लोन। मैंने अपने भाई के थ्रू एजुकेशन लोन लिया, और अब चाहिए थे एक्चुअली ना फादर के साइन के बिना तो वो इशू नहीं हो सकता। तो इन दैट केस अब रात को 8 बजे में सारे पेपर लेके पहुंच गया पापा के पास। तो पापा को बोला कि साइन कर दो, ये लोन है और ये बड़ा सेफ लोन माना जाता है, नहीं भी चुकाओगे तो कुछ नहीं होगा। देखता दो। और पापा कहते हैं मैंने आज तक कभी उधार नहीं लिए, ना कभी लूंगा। मतलब उनके जो स्टेटमेंट है ना मुझे आज भी याद है। तब बड़े ऐसे लगते थे कि ये क्या इंसान है, लेकिन आज उन सब चीजों की कद्र होती है, मेरे दिमाग में कद्र होती है। उन्हें कहा मैं लोन जिंदगी में नहीं लिया है, तेरे लिए भी नहीं लूंगा, पर मेरे को जाना था। मैंने कहा पापा आपको पैसे देने नहीं है तो मुझे ये तो करो। अब पापा का ना एक खास बात थी, वो सुबह 5 बजे उठते थे। अब 5 बजे उठते थे और हमें बहस करते हुए रात 11 बज गए थे। पापा को सोना होता था 10 बजे। मैंने कहा बाबा साफ बात है, साइन करोगे तो सोने दूंगा, और साइन नहीं करोगे तो सारी रात जागोगे। फाइनली पापा ने साइन किए। अब मूवमेंट कहां आया जरा वो समझना।
पापा ने साइन किए, मेरा चेक मेरे हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, जयपुर जाने के लिए मैंने टिकट कटाई। टिकट तब ना सूरतगढ़ से जयपुर की टिकट 125 रुपए में आती थी। अब बैठ जाओ, वो गैलरी के अंदर इतनी भीड़ होती थी, तो टिकट हाथ में, 41,000 का लोन का चेक हाथ में, पापा खड़े हैं मुझे जयपुर की बस में बैठाने के लिए। तब पापा ने ना मुझे एक बात बोली, ये कहता हूँ ये छोटे छोटे मूवमेंट अपनी जिंदगी बदलते हैं और पता लगता है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। पापा ने तो बड़े प्यार से मुझे बोले, देख बेटा मैंने पूरी जिंदगी देखी है, बाल सफेद हो गए, तुझे मैं अब भी कह रहा हूं मान जा, अगर तू चला गया तो 41,000 का नुकसान होगा और नहीं गया तो सिर्फ 125 रुपए का नुकसान। और तब मैं सोच में पड़ गया यार, पापा कह रहे हैं इतना, पर फिर भी मैंने क्या कहा, नहीं पापा मुझे जाना है, पैशन ही इतना है मुझे जाना है। फाइनली मैं इंजीनियरिंग के लिए गया। वहां से पता लगता है छोटे छोटे से मूवमेंट, आपको स्ट्रॉन्गनेस पता लगती है आप में कितनी, आप कितने बोल्ड अपने डिसीजंस को लेके। तब मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी कि तू जा तो रहा है, लेकिन अब से याद रखना, आज के बाद से तेरे डिसीजन, तेरे लाइफ के डिसीजन वो तेरे हैं, उसमें मेरा कोई दखल भी नहीं होगा, वो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं। और पापा मेरे साथ नहीं आए थे, और तब कॉलेज के गेट पर जब एप्लीकेशन देते हैं उस पर साइन करवाने थे फादर के, मैंने खुद नहीं साइन किया और उन्होंने 4 साल कभी भी मेरे कॉलेज को देखा तक नहीं। और फाइनली मैंने वो कॉलेज एक्चुअली ऑनर्स में खत्म किया। और मैंने अपने पापा को कभी भी इस बात की शिकायत नहीं आने दी कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं पैशनेटली अपने इंजीनियरिंग करते रहा। लेकिन अब मैंने आपको बताई थी कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग की खास बात होती है कि इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है। तो फाइनली अब तीसरी स्टोरी पर आते हैं। थर्ड स्टोरी मेरे केमिस्ट्री टीचर बनने को लेकर है। एक्चुअली मेरे कॉलेज के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया। और कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। लेकिन क्या होता ना, ऐसा होता है कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब टीचिंग अच्छी लगती थी लेकिन मजा नहीं आ रहा था जो काम कर रहा था मैं। तो जब आपको ना क्लैरिटी ना हो कि जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी ना हो, तब एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। तो मैंने ना तब डिसाइड किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है करियर में करना क्या है। ये 2014 की बात है। मैंने अपने आप को ब्रेक देने की सोची कि मैं अपने पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। मैंने 6 महीने जॉब किया, उससे पैसे इकट्ठे किए और फिर अपने आप को 6 महीने का ब्रेक दिया, और वो भी कौन सी सिटी में, सूरत में। तो यहां पे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आपको आपके एम्स में क्लैरिटी ना हो, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। उस ब्रेक में मैंने क्या किया मैं बताता हूं। मैंने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यहां पर है ना, जितने भी सोशल मीडिया पर आने वाले लोग हैं, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया। मैंने उन 6 महीनों में कुछ नहीं किया। मैंने ओशो को पढ़ा, रामानुजन को पढ़ा, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने फ्रेंड्स की बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाने का, योगा ध्यान करने का उस टाइम में तो पता नहीं क्या ही होगा था, पैशन ही था। एक छोटा सा मूवमेंट आया था मेरी लाइफ में, मैंने वो 1 सेकंड का मूवमेंट अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, आज तक भी नहीं देखा। वो क्या था, मैं इतना ज्यादा मेडिटेट करने लग गया था उन 6 महीनों में कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और ये मैंने अपनी टेड टॉक में भी बताया जो मैंने रिसेंटली भी लॉन्च हुआ था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को ध्यान करके देखा था। मतलब मेरा सोल अलग था, मेरी बॉडी अलग थी। और वो 6 महीने पैसों से दूर रह के सिर्फ ये चीज पे सोच रहा था कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। मुझे इतनी क्लैरिटी आई, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। और तब जब मैं रामानुजन को पढ़ रहा था, तो मैंने उनकी बर्थ स्क्वायर पे एक बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म था, वो मैंने क्रैक किया था। और वो मैकेनिज्म, अब हुआ क्या कि इतना अमेजिंग मैकेनिज्म मैंने क्रैक कर लिया रामानुजन की बुक का। वो था कि आप किसी की भी बर्थ डेट से उनका स्क्वायर बना सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे मेथड्स निकाले कि कोई भी बना सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अभी स्टडी किया है, ताजा ये मेथड बनाया है, कॉपी में लिख दूंगा, कॉपी फट सकती है, रद्दी में चली जाएगी, कहां याद रहेगा। चलो मैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे सेव कर लूंगा, लेकिन लैपटॉप खराब हो गया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना। और तब 2014 में यूट्यूब भुवन बाम को देखते थे, कैरी मिनाटी को देखते थे, मजा आता था। तो यूट्यूब तब एंटरटेनमेंट के लिए फेमस था। सो
मैंने तब सोचा कि क्यों ना यार इसका एक वीडियो बनाते हैं। YouTube फेमस था, वीडियो डाल देते ना, ऑनलाइन तो रह गई, वहां थोड़ी मरने वाला है। तो मैंने सेव करके रखा और उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। उस टाइम में मैंने YouTube का अपना चैनल खोला था और उसकी शुरुआत मैंने इस वजह से की थी कि मैंने कुछ क्रैक किया था, वो मेरी मेमोरी से निकल नहीं जाए, मुझे YouTube वापस से वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैं इसलिए YouTube पर आया था, मैं इसलिए YouTube पर नहीं आया था कि मुझे पैसे कमाने। और यहां से एक छोटी सी सीख देता हूं आपको, आप जितने भी क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, अगर पहला थॉट प्रोसेस आपका ये है कि मुझे पैसे कमाने या कोई बहुत पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपया छाप रहा है, मुझे इसीलिए सोशल मीडिया पर आना है, तो भाई साहब आप गलत डायरेक्शन में हो। फॉलो योर पैशन मीन्स आप सबसे पहले देखो आपको आता क्या है, आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा, सर्च करो उसको, उस पर वीडियो बनाओ, डाल दो, खुद के लिए बनाओ, दूसरों के लिए नहीं। मैंने अपने लिए बनाई थी। और मैं आपको एक खास बात बताता हूं। अब आप जानना चाहते होंगे कि उस चैनल का क्या हुआ। उस चैनल का नाम पहले अरविंद अरोड़ा, मैंने कोई था ही नहीं, नाम लिखना होता है अपने जीमेल से, नाम से खुल जाता, तो अरविंद अरोड़ा लिख के स्टार्ट कर दिया। बाद में केमिस्ट्री पढ़ाता था, केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाल के मैंने उसका चैनल का नाम चेंज कर दिया था, मेड इजी केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री टीचर हूं भाई। तो मैं आपको बताता हूं, वो चैनल जिसमें मैंने रामानुजन की वीडियो डाली थी, वर्ड स्क्वायर की, मैं इंडिया का पहला ऐसा एजुकेशन का क्रिएटर था जिसने अपने चैनल को एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में मर्ज किया, और वो भी प्रॉपर्टी के दाम के जितना। एक बहुत बड़ी 3 एडटेक कंपनी, उसमें से एक है वेदांतु, अगर आप लोगों को पता होगा, वो यूनिकॉर्न है। और उस कंपनी में मैंने उस चैनल को मर्ज किया। आज वेदांतु की इक्विटीज होल्ड करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैनल। वो इतनी पैशनेटली उस चैनल को मैंने स्टार्ट किया, पैसों के लिए नहीं किया। तो एक छोटी सी स्टोरी, यहां से सीखने को एक छोटी सी चीज मिलती है कि आपको अपने पैशन को देखना है, अपनी स्किल को देखना है, पैसों के लिए नहीं है प्लीज। और फाइनली एक लास्ट स्टोरी, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। एक लास्ट स्टोरी, इसके बाद इसको ओवर करते हैं। वो थी कि मैं शॉर्ट क्रिएटर कैसे बन गया। केमिस्ट्री टीचर था, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, मजे आते थे, केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए थे। तो हुआ कुछ यूं कि तब टिकटॉक अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आया था, शॉर्ट प्लेटफॉर्म। टिकटॉक काफी फेमस था, पर टिकटॉक में प्रॉब्लम ये थी अगेन कि उसको इमेज का बड़ा वो था कि सब लोग अजीब से वीडियोस डालते थे, एजुकेशन का कोई वीडियो थे नहीं ज्यादा। तो उनको लगता था कि इंडिया में बैन नहीं हो जाए, एजुकेशन पे ध्यान देते थे। तो उन्होंने दिल्ली में कहीं आप ही की शहर में एक कॉन्क्लेव रखा, उसमें अव्वल भाई थे वहां पे और हिमेश भाई में मैं गया था, वो शायद बिजी थे। तो उस कॉन्क्लेव में टिकटॉक के जितने क्रिएटर्स थे वो थे, और हमें यूट्यूबर्स को इनवाइट किया गया था जो एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर रहे थे कि आप आओ और आप वीडियोस बनाना टिकटॉक पे। आई वाज लाइक यार यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक इतना बड़ा कहाँ है, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगा कि बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। गए वहां पे, पर एक्चुअली पीछे चेयर्स पे बैठे हुए थे केमिस्ट्री टीचर, ये तो क्या हो कहा थे, पर ठीक है पीछे पीछे बैठे हुए। तो जितने टिकटॉक शॉर्ट क्रिएटर्स है ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट, वो बहुत अमेजिंग काम कर रहे थे बाय द वे। बट मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना इनवाइट करेंगे और पीछे पीछे बिठा देंगे। तब तो मुझे और दिमाग में क्लिक किया कि यार क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग शॉर्ट्स में क्यों नहीं बचा सकते। इन दैट केस मैंने पूरे प्लेटफॉर्म को स्टडी किया, फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया, गोवा गया, वापस आया। फिर मैंने सोचा कि चलो तरक्की के बाद ब्रेक देख रहे हो कहाँ हो? थोड़ी सी तरक्की, पहले सूरत, ठीक है, तब मैं गोवा के, आई वांट ब्रेक टू गोवा। अभी ब्रेक वेगस यार, मैं थोड़ी देर के लिए वेगस चले गया था, वो इक्विटी तो है ही, तुम्हें पता है। तो लास्ट स्टोरी एक्चुअली वो गोवा इसलिए गया था कि वहां पर लाइफ बनी का एक कॉन्क्लेव था, इन्वाइटेड थे हम लोग, इसलिए क्या था, क्लैरिटी दे देता हूँ, इसलिए नहीं गया था। आप सोच रहे हो वो लड़का इसने इतना सहारा दिया, मुझे लगा उनको घुमाने लेके गए, और सोच नहीं। तो फिर से मोरल ऑफ द स्टोरी, जब क्लैरिटी ना हो तो जाओ ब्रेक लो। सो फाइनली वापस आया, और टिकटॉक पे मैंने पहला एक फॉर्मेट सोचा। तब टिकटॉक पे क्या करते थे लोग कि
लिपसिंग वाली वीडियो स्ट्रेट 9:16 में बनता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं काम करूंगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा 50-50। नीचे मैं कुछ बोलूंगा, मोटिवेशन इफेक्टिव वीडियोस तो बनते नहीं थे, और ऊपर उससे रिलेटेड वीडियोस चलेंगे। वो फॉर्मेट एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, और उसके थ्रू सिर्फ 6 महीने में 7.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे मेरे टिकटॉक। और फाइनली मुझे बड़े इज्जत से उन्होंने बुलाया, और फिर वहां टिकटॉक के जो मेन थे ना इंडिया वाले, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो की एंगेजमेंट एक्चुअली सबसे ज्यादा है। शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे मुश्किल से 10-15 सेकंड लोग देखते हैं, लेकिन 38 सेकंड का मेरा ऑन एन एवरेज वॉच टाइम था 1 मिनट की वीडियो पे। बट अनफॉर्चुनेटली 7.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, रातों रात टिकटॉक बैन हो गई, खाता बंद। अब यहां से लास्ट वर्ष 4 ही लाइन ध्यान से सुनना, वो क्या है? तब क्या बात है, जयकारे लग रहे हैं। फाइनली अब उस मोमेंट में क्या होता है, देखो ये कभी भी हो सकता है, सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया अभी होता भी है, यूट्यूब आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है भाई, अगर आपने कुछ गलत किया तो। और एक मेरे फ्रेंड है अभी, कल परसों उनका एक चैनल अचानक से हैक हो गया, हैक होने के बाद डिलीट हो गया। तो ये कभी भी हो सकता है आपके साथ। इन दैट केस क्या है, आपको YouTube का प्लेटफॉर्म नहीं देखना है, या कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखना, आपको अपनी क्रिएटिविटी देखनी है। आपने शुरू क्यों किया था, जरा समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली जब टिकटॉक बैन हुआ तो मैं रुका नहीं, मैंने वही शॉर्ट वीडियोस बनाते रहा, और उन वीडियोस को मैं YouTube पे डालना शुरू किया। और मैं इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटर था जो शॉर्ट वीडियोस डाल रहा था 1 मिनट के। और फाइनली जब बीटा वर्जन लॉन्च हुआ तो मेरा जो चैनल था एटी मोटिवेशन, वो बहुत अमेजिंगली किक ऑफ हुआ। सिर्फ 2 महीने के अंदर 10 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मैंने किए, और 7 से 8 महीने में 1 करोड़। और इसी वजह से आज आप लोगों के प्यार की बदौलत मेरे पास डायमंड प्ले बटन है। क्या हुआ? सो फाइनली समराइज करूंगा, जैसे कुछ हमारे जो ऑनर साहब हैं, इनका एक थ्योरी था, 3T थ्योरी। मेरा 3C थ्योरी है, जिसमें से एक C इन्होंने बताया था थोड़ी देर पहले। फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। सेकंड वन, कमिटमेंट मतलब अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास स्किल है, तो छोड़ना मत, आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन दूसरा C है कंटेंट। अपने कंटेंट पे काम जरूर करना, बिकॉज अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे तो लोग आपको एक ना एक दिन जरूर अप्रिशिएट करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको उतना ही प्यार मिलेगा, और आपकी कम्युनिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। एंड फाइनली जो थर्ड C है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, शुरू में व्यू नहीं आते बॉस, एज ही सेड कि हर कोई कोलाबरेटिव नहीं होता, नहीं आते बॉस, लेकिन उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कंसिस्टेंसी रखना, आपका वक्त कभी भी आ सकता है। मेरा कितना कर रहा है कि मैं सुनता ही जाऊं, बट मैं आप लोगों को भी देख रहा हूं कि यार इतना मोटिवेशन बढ़ गया इन्होंने, लोग उठ ही नहीं रहे, और ये बहुत बड़ी बात है, अपने लिए तालियां हो गए हैं।